इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग जारी है। बंगाल में ऐतिहासिक वोटिंग हो रही है। अभी तक के ट्रेंड को देखकर यह कहा जा सकता है अभी तक तकरीबन यानी 4 बज रहे हैं, तकरीबन 70.17% वोटिंग हो चुकी है। आंकड़े बता रहे हैं कि बंगाल में बंपर वोटिंग हो रही है और लोग जमकर वोट की ताकत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। झारग्राम में सबसे ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। यहां करीब 72% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। आपको ये सारे आंकड़े हमें ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। ईस्ट मिदनापुर, जो कि शुभेंदु अधिकारी का उनके परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां पर अब तक 72% के करीब मतदान हो चुका है ईस्ट मिदनापुर में। और ये आपके सामने अब आंकड़े आ गए। पश्चिम बंगाल में कुल वोटिंग अब तक 70% के करीब और झारग्राम में 72% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल के और वो इलाके जहां आज वोटिंग हो रही है वहां की हम बात करें तो उसमें ईस्ट मिदनापुर 72.32% वोट वहां पर अभी तक पड़ चुके हैं। ईस्ट मिदनापुर में भी जबरदस्त वोटिंग हो रही है और पश्चिम बंगाल में ओवरऑल वोटिंग का ट्रेंड 4 बजे तक 70% से ज्यादा बता रहा है कि वोटिंग हो चुकी है। बांकुरा में 68.20%। इतनी वोटिंग जो है आमतौर पर आप देखेंगे तो जब पूरे दिन की पोलिंग के फिगर्स आते हैं तो ज्यादातर राज्यों में ये कुल वोटिंग पाई जाती है। यहां 4 बजे तक इतनी वोटिंग हो चुकी है, 6:30 बजे तक अभी और वोट यहां पर पड़ने हैं। वेस्ट मिदनापुर में 69% के करीब वोटिंग रिकॉर्ड की जा चुकी है। तो हर लिहाज से, हर पैमाने से बंगाल में जबरदस्त वोटिंग देखने को मिल रही है। लोग बढ़ चढ़कर बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। पुरुलिया में 69.31% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है और ट्रेंड वही का वही है। ओवरऑल 70% के करीब बंगाल में वोटिंग दिखाई दे रही है। 70.17% कुल वोटिंग अभी तक। और इसका मतलब यह है कि जब तक हम आपको आज का दिन खत्म होने के बाद पूरी वोटिंग का एक पैटर्न बताएंगे, ये जो पिछली बार पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई थी उसके करीब या उससे ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ चुनाव विश्लेषक, सिफोलॉजिस्ट, पोलस्टर, आप उनको जो कहना चाहें, सज्जन कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। सज्जन, कोई हैरानी अभी तक आपको ये वोटिंग की परसेंटेज देख करके पश्चिम बंगाल में? देखिए, हैरानी नहीं है, लेकिन ये जो वोटिंग परसेंटेज इस पर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। आप आमतौर पे देखें तो बंगाल में कभी भी कम वोटिंग परसेंटेज नहीं हुआ है, 80 से ऊपर ही हुआ है। लेकिन इस बार क्या है कि जो पहले से हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो एक बड़े स्तर पर रिगिंग भी करती है। ये आरोप कांग्रेस के ज़माने से है, लेफ्ट के टाइम में भी था, तृणमूल के अगेंस्ट में भी था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आप देखेंगे कि पहले से बीजेपी ही नहीं, बाकी तमाम गैर तृणमूल पार्टी जैसे लेफ्ट वगैरह ने भी इलेक्शन कमीशन को पिटीशन देके कि भाई हर जगह वोटिंग लिस्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, इस पे उनकी नजर थी। तो आमतौर पे ये माना जा रहा था कि इस बार बहुत सारे जो रिग्ड वोटिंग होते हैं वो नहीं होंगे। तो उसके मतलब बैकग्राउंड में अगर आप देखें वोटिंग हाई हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही काफी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये जो वोटिंग है इस बार इसमें रिगिंग कम होगी और पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा ये दिखा रहा है कि लोग इस बार काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको एनालाइज करेंगे हम, लेकिन उसका वक्त अभी नहीं है क्योंकि अभी चुनाव वहां पर चल रहा है। मनीष भट्टाचार्य ईस्ट मिदनापुर में मौजूद हैं। मनीष, बंगाल बढ़ चढ़कर वोट कर रहा है। ईस्ट मिदनापुर में भी 70-72% वोटिंग अभी तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल सौरभ, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व पर। और खास बात यह है कि जब पिछले आप दो चुनाव अगर देखिए तो पहले चरण के चुनावों में हिंसक की घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी। और इस बार जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड जो आया है, लोगों का जो बढ़ चढ़कर आ रहे हैं लोग वोट देने के लिए, उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लोगों में एक बिल्डअप हुआ है कि हमें आना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए और हमें वोट देना चाहिए। तो इस तरीके का ट्रेंड राजनीतिक मायने में बेहद खास हो सकते हैं। सियासी लोग इसके तमाम मायने निकाल सकते हैं। लेकिन अभी झारग्राम में जिस तरीके से आपने बताया कि सबसे ज्यादा बंपर वोटिंग हुई है, ये वो इलाका है जो नक्सल प्रभावित इलाके माने जाते रहे, वहां पर लोग बढ़ चढ़कर आकर वोट दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं। बहरहाल छिटपुट घटनाएं अलग अलग हुई हैं, बांकुड़ा में भी हुई हैं, पुरुलिया में हुई है, ईस्ट मिदनापुर जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर भी थोड़ी बहुत घटनाएं हुई हैं। लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा इसका असर लोगों पर नहीं दिखाई पड़ा। हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, तमाम बूथों पर मैं गया हूं, लोगों से बातचीत भी कर रहा हूं और ये पूछ भी रहा हूं कि हिंसक घटनाएं हो रही है तो क्या इसका असर कोई आप पर पड़ेगा, क्या आप डर रहे हैं या घर से बाहर नहीं निकलेंगे? तो उन्होंने साफ कहा है कि हमें घर से बाहर निकलना है, ये हमारा मत का प्रयोग, ये मेरा अधिकार है और हम इस अधिकार से नहीं चुकेंगे। और यही वजह है कि सुबह जैसे ही 7 बजे उससे पहले ही जहां पे वोटिंग हो रही है वहां पे लोगों की लंबी कतार लग गई थी और अभी भी फिलहाल लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। और शाम तक के ये ट्रेंड जो भी 70-72% वोटिंग परसेंटेज है, ये मुझे लग रहा है कि और भी ज्यादा पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ देगी।
बंगाल में हमारे इस वक्त कई रिपोर्टर्स हैं। मनीष बता रहे थे आपको इस वक्त ईस्ट मिदनापुर में क्या हालात हैं। अमित पालित भी पूरा बंगाल घूम रहे हैं और वोटर की सोच क्या है, पहले फेज में वोटर्स किस माहौल के अंदर वोट कर रहे हैं, परिवर्तन के नारे के साथ कितने वोटर्स हैं, कितने वोटर्स दीदी की पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं और कितने बीजेपी को सिंहासन देना चाहते हैं, क्या है वोटिंग के दौरान वोटर की सोच। हमारे सहयोगी अमित पालित ने झारग्राम में जाकर वोटर्स से यह सवाल पूछा। क्या सोच के वोट कर रहे हैं आप? देखिए, हम कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं जौन पार्टी हमारा नौकरी देगा, हमारा प्रति बछर यशस्वी करेगा, हम उनको ही वोट देंगे। एक बात बताइए, यहाँ पर तो सिर्फ मुझे लगता है कि दो ही कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन नाम दो ही चल रहा है ना, दीदी या फिर दादा, यानी मोदी। दीदी या मोदी, क्या देखा आप लोगों ने? हाँ, दीदी को तो देखा, 10 बछर हो गया, लेकिन यशस्वी एक बार हुआ, फिर भी दुर्नीति है, इसलिए मोदी को देखकर देखते हैं। आपका नाम? हमको मधुसूदन महतो। আচ্ছা, হিন্দি বলেন না বাংলা? আমি তো বাংলাতেই বলি। বাংলাতে এটা বলুন, আপনি কি দেখছেন, পরিবর্তন দেখছেন, কি ভাবছেন? পরিবর্তনই চাই আর কি। परिवर्तन होना चाहिए, हाँ, लेकिन आशा कम है। हाँ, आशा कम है, लेकिन परिवर्तन चाहिए। आज जो बंगाल में नौकरी किसी का नहीं हो रहा है, पढ़ा लिखा लड़का लोग का जैसा ये है, ये भी ITI पास है, राज कॉलेज पास है, लेकिन ये लोग का नौकरी जनरल कास्ट है। जनरल कास्ट के लिए डॉक्टरी भी जनरल कास्ट का होगा, उसका नौकरी पुलिस में नहीं है, वो पुलिस में फेल। लेकिन जो खेती करने वाला लड़का सब है, वो सब का नाम लिख दो पास, वो लोग को नौकरी रखा हुआ है। मतलब পরিবর্তন आप देख रहे हैं? আচ্ছা দিদি, এটা বলুন যে আপনি যে ভোট করলেন তো কি দেখলেন, মানে পরিবর্তন চাইছেন বা ঠিক আছে যা চলছে, কি পরিবর্তন হলো তো ভালোই। পরিবর্তন হলে ভালো। আচ্ছা, এখানে তো আমরা দুটোই দেখছি পোস্টার, একটা হচ্ছে মোদি আর একটা হচ্ছে দিদি। এই আপনার কি মনে হচ্ছে দুজনের মধ্যে কার বেশি এখানে জোর চলছে? দিদিরই তো। দিদির জোর। আপনার নাম কি? নিরূপমা মাহাতো। আচ্ছা, আপনি এটা বলুন যে আজকে যেখানে ভোট হচ্ছে তা আপনি কি দেখে ভোট করলেন, মানে পরিবর্তন চাইছেন না যা আছে ঠিক আছে, দিদি আছে ঠিক আছে? পরিবর্তন চাইছি। পরিবর্তন। মাসি, তুমি এখানে ভোট করলে কি ভাবছো, কি চাই, কি উন্নতি দেখছো, কি দেখছো? কি আর দেখছি, যে উন্নতি সেই করে দেবে। বয়স্ক লোকদের, ছানাদের চাকরি বাকরি নাতিদের কই হচ্ছে, হ্যাঁ, যারা মুখ্য লোক তারাই চাকরি পাইলো, আর লেখাপড়া আমার নাতিরা सब বসে রইল। तो मासी बोल रही हैं कि इनका ये कहना है कि जो लोग विकास करेंगे, जो रोजगार देंगे, जिससे हमारे पोते हैं, नाती हैं, बच्चों को रोजगार मिलेगा, हम उन्हीं के लिए वोट कर रहे हैं। मासी, मोदी के देखছো? মোদি আজ ঘুরে বেড়াচ্ছে, মন্দিরে যাচ্ছে। কে জানে, নাই দেখি আমরা, টিভিতে দেখা হয়নি? টিভি কে দেখছে বাবা, বয়স্ক লোক টিভি দেখি, বউরা দেখে। আচ্ছা, এটা কথা বলো, তোমাদের কি মনে হচ্ছে পরিবর্তন হবে এবার? হতে পারে, হবে না কেন হবে? আচ্ছা, হবে। হ্যাঁ, তো করতে পারবে করলে। আচ্ছা, তোমার নাম কি মাসি? মিথিলা মাহাতো। আচ্ছা মাসি, তোমার কি মনে হয় যে কি পরিবর্তন হবে কি হবে না? তোমরা এগুলা করতে পারবে, পরিবর্তন করলে আমি তোমরা। তো পারবো না, আপনারা চাইলে, আপনারা তো ভোটার। হ্যাঁ, ভোটার কি চাইছে? করেন হ্যাঁ, পরিবর্তন চাইছি নাই তো। আচ্ছা, তো কি দেখে ভোট করছো, মানে কি কাউকে দেখছো, দিদিকে দেখছো না মোদিকে দেখছো, কি চেহারা দেখে? চেহারা কি, আমাদের যে উন্নতি করবে তাকেই দেখবো আমরা। আচ্ছা, তো কার মানে কাকে দেখছো, মোদিকে দেখছো না দিদিকে? ওটা তোমরা ওটা বাঁচবো, হ্যাঁ, ভোট গুনতি করলে। आज का वोटर आसानी से अपनी मुट्ठी नहीं खोलता है। आपने देखा होगा, बहुत कोशिश कर रहे थे अमित लोगों से उनकी पसंद नापसंद पूछने की, लेकिन आज जिन इलाकों में मतदान हुआ, अभी आप झारग्राम से उनकी रिपोर्ट देख रहे थे सज्जन, ये इलाके ज्यादातर आदिवासी इलाके माने जाते हैं, ट्राइबल बेल्ट मानी जाती है। एक वक्त यहाँ नक्सलियों को काफी प्रभाव था, ये समझा जाता है, लेकिन क्या पैटर्न रहा है इस इलाके का वोटिंग को लेकर के, किस और ज्यादा झुकाव दिखाई दिया है पिछले कुछ चुनावों में? देखिए, ये जो इलाका है उसमें आदिवासी भी हैं, और आज जो चुनाव हो रहा है 30 सीटों पे, उसमें दलित भी बहुत ज़्यादा हैं, खासकर बागदी और बावड़ी दलित भी हैं। उसके अलावा जो OBC में ये महतो कुर्मी आते हैं, जिनका झारखंड और बंगाल में एक बेल्ट है, तो पुरुलिया वगैरह में और झारग्राम में है, वो भी आते हैं। तो आप देखें तो जो जिसको आप बैकवर्ड कास्ट या सबल्टन कास्ट कह सकते हैं, उनकी काफ़ी संख्या है। तो आपको क्लियरली दिखेगा कि पैटर्न ये रहा है कि लेफ्ट के समय में ये काफ़ी मजबूती से लेफ्ट के साथ थे, और जब TMC आई तो ये TMC के साथ गए। और अभी क्या हो रहा है
है कि मतलब इनके बीच में आप जाएंगे तो ग्राउंड पे आप जैसे ही देखेंगे कि जैसे ही आप रिपोर्टर से देख रहे हैं एक जबरदस्त परिवर्तन को लेके लहर है, लेकिन आप देखेंगे बीजेपी के नाम को लेके, किसी नेता का नाम, चेहरा का नाम को लेके उतना उत्साह नहीं दिखता। कारण यह है कि इस बार जो इस इलाके में जो वोट हो रहा है वो तृणमूल के खिलाफ हो रहा है, मतलब वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है और उसमें बीजेपी को फायदा स्वतः तौर पे मिल रहा है। तो अभी इस बार आप देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि जैसे आपने सुना रोजगार नहीं है, युवाओं में तो बहुत ही जबरदस्त है कि भाई हमें फायदा मत दीजिए, ये स्कीम वो स्कीम, आप हमें कैपेबल बनाइए, नौकरी दीजिए। उसी तरीके से अगर आप देखें तो बाकी जगह पे जो करप्शन हुआ है वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गया है। पहले से लोगों के ऊपर रिप्रेशन हुआ है कि अगर आप रूलिंग पार्टी से नहीं है तो आपके ऊपर फिजिकल असॉल्ट, फॉल्स केसेस, ये सब हो रहा है। तो उसमें ये जो गरीब तबका है जिसमें आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जाता है, जी जी, उनके बीच में एक परिवर्तन की बहुत ज्यादा लहर है और उसमें बीजेपी को सीधा सीधा फायदा दिख रहा है। और ये 2019 में क्या देखा गया? आपने बताया कि पहले लेफ्ट, उसके बाद ममता बनर्जी के साथ इस इलाके के लोग गए। 2019 में क्या देखा गया? 2019 में ये एरिया जो जंगल महल का है, उत्तर बंगाल के अलावे जो जंगल महल का एरिया है वो बीजेपी ने स्वीप किया था। अच्छा। आप देखेंगे जी। ठीक है, तो अब ये एक ट्रेंड है जो सज्जन आपको बता रहे थे इस इलाके में वोटिंग का। हमने आपको भी झारग्राम की रिपोर्ट दिखाई, अब आपको हम ईस्ट मिदनापुर लेकर चलते हैं जहां पर अब तक 72% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। पोलिंग बूथ्स पर अभी भी लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य यहां कई इलाकों में घूमे और वोटर्स से बात की। क्या नाम है आपका? शेख जहांगीर मोहम्मद। क्या लग रहा है आपको, क्या होना है? अब परिवर्तन होना है या क्या होना है? आपको क्या दिख रहा है? परिवर्तन अभी कुछ नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में दीदी काम कर रहा है, दीदी का काम के लिए सभी को हम लोग इधर दीदी को वोट देना चाहता है। अच्छा, मोदी, इसके लिए हम परिवर्तन चाहता हूँ। मोदी जी सबसे बड़ा नेता भी है, इसीलिए वो जो काम करता है वो अच्छा काम करता है। सरकार से आप खुश हैं? जो सरकार अभी है वो फिलहाल ठीक है। अच्छा, लेकिन परिवर्तन फिलहाल नहीं चाहिए। परिवर्तन नहीं चाहिए आपको? क्या आपको परिवर्तन नहीं चाहिए? आपको जो है ठीक है, परिवर्तन नहीं चाहिए। तो मोदी जी जो बंगाल जा रहे हैं, मुस्लिम सब वोट नहीं हम लोग चाहता है, हम लोग का जो है वही रहेगा। ठीक है। यूथ वोटर क्या चाहता है? क्या नाम है आपका? शेख खादिमुल इस्लाम। ममता दी थी, फिर ममता दी आ रही है। अच्छा, ममता दीदी ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कोई परिवर्तन दिख रहा है? कुछ परिवर्तन हो, वो जो बांग्लादेश गया है ना, वो तो अपने स्वार्थ के लिए गया है ना, इसलिए जो मुस्लिम है उससे को बेल्ट के लिए वो कुछ करने चाहते हैं। मंदिर भी जा रहा है, वो तो दिखा रहा है ना, आदमी को दिखा रहा है। नारायण पांडा। आदित्य जी, क्या परिवर्तन होता दिख रहा है आपको? हाँ जी, परिवर्तन तो होता है। पीएम मोदी जी बांग्लादेश गए हैं, मुस्लिम मुल्क में मंदिरों में, क्या असर है, क्या लग रहा है? वो तो मोदी तो जो कुछ कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, हम लोगों को तो खुश है और कुछ नहीं। हमारे इधर भाजपा को आना जरूरी है। ठीक है। तापस सेठ, क्या ममता दीदी की सरकार से खुश है? खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। क्यों? वो कर्म संस्था नहीं है, कार्ड बनी चल रहा है, सब जगह दुर्नीति चल रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचार में भर गया है। मोदी जी जो बांग्लादेश गए हैं, मुस्लिम मुल्क में मंदिरों में, कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। सबका साथ सबका विकास, इसका नारा है। चाहिए हमारा परिवर्तन। हाँ, निश्चित चाहिए। मोदी जी तो आज बांग्लादेश गए थे, क्या होगा उससे? कुछ असर होगा? ভালো হবে, बढ़िया होगा। क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन होगा? ভালো होगा। बताइए, आप बताइए। जो भी होगा सही होगा। क्या नाम है आपका? আমরা চাই কিছু পরিবর্তন হোক। तो मनीष, आपने देखा, मनीष कुछ ऐसे इलाकों में थे जहां पर मुस्लिम बहुतायत है या मुस्लिम वोटर्स बहुत थे। आपने वहां पर भी देखा होगा कि लोगों की राय बटी हुई है, तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जरा बताइएगा, आप किन इलाकों में गए हैं? और बहुत से लोगों ने कहा परिवर्तन, बहुत से लोगों ने कहा दीदी थी, दीदी हैं, क्या आप क्या नब्ज पकड़ पाए? देखिए, मैं अभी तो ईस्ट मिदनापुर में हूँ। सुबह काथी में था, उसके बाद मंदारमनी इलाका है, दीघा से जुड़ा हुआ इलाका है, और जो है बज्जनपुर, यहाँ पर मैं गया जहाँ थोड़ी देर पहले जो हंगामा भी हुआ था। तो तमाम इलाकों में लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मिली जुली राय ज़रूर है, लेकिन दबी ज़बान में ज़रूर ये लोग कहना चाह रहे हैं कि उनको परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन किस चीज़ का चाहिए? ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही हो सके, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, महिलाओं के लिए जो लंबी चौड़े वायदे किए गए थे वो पूरा हो सके। भले
भले ही खुल के नहीं बोल रहे हैं लोग, लेकिन ये जरूर है कि जब उनकी नब्ज टटोली जाए, जब उनसे थोड़ा पूछा जाए कि आपको पसंद क्या है, क्या ममता सरकार से आप खुश हैं, क्या आपको परिवर्तन चाहिए, तो वो खुल के कहते हैं हाँ परिवर्तन एक जरूरी है और परिवर्तन होना लाजमी भी है कि 10 साल अगर हमने देखा है कि ममता बनर्जी की सरकार को पूरी तरीके से, तो अब परिवर्तन की जरूरत हमें महसूस हो रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 10 साल में जो वायदे किए गए वो पूरे हुए नहीं है। हकीकत के धरातल पर वो वायदे कहीं ना कहीं निभाए नहीं गए हैं जनता से, और अब हमें परिवर्तन चाहिए अधिकांश जगह पर जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सज्जन, एक बात बताइए, आप तृणमूल के लोगों से बात करें तो वो दबी जबान ये जरूर कहते हैं कि ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी एक पॉपुलर लीडर है, बड़ी लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनका अपना कोई चेहरा नहीं है। उनको मुख्यमंत्री बंगाल का अपना कोई पार्टी का लीडर बनाना पड़ेगा, और वहां जो दीदी हैं उनकी इमेज बहुत बड़ी है बीजेपी के किसी भी स्थानीय नेता से। और ये भी वो कहते हैं कि ये पैटर्न रहा है कि नेशनल इलेक्शंस में 2019 में जैसा हुआ, जनता एक तरीके से वोट करती है, असेंबली इलेक्शंस में दूसरे तरीके से वोट करती है। देखिए, ये जो बात है कि मतलब दीदी अभी भी बीजेपी के किसी भी राज्य स्तर के, बंगाल के राज्य स्तर के नेताओं से ज़्यादा लोकप्रिय हैं, इस बात को आप दूसरे तरीके से कहिए कि दीदी अभी भी तृणमूल के स्थानीय नेताओं से कम अलोकप्रिय है। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे, वो पहले उनकी लोकप्रियता 2016 से आप तुलना करें तो उसमें भी डिक्लाइन हुआ है, हालांकि वो उतनी मतलब कि अलोकप्रिय नहीं है जितना कि लोकल है। लेकिन इस बार क्या है कि स्थानीय स्तर पे इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, जो दुर्नीति शब्द है बंगाली शब्द भ्रष्टाचार का, उसके अलावा इतना ज्यादा लोगों की ऑपरेशन है, जॉब्स बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट पे तो इस सरकार का रिकॉर्ड लेफ्ट से कंपेयर करें तो बहुत ही बुरा है, हर कोई कहता है। युवा इनसे बिल्कुल बिदक गया है, और युवा कहीं भी परिवर्तन का एक एजेंट होता है, तो उसमें आप देखें तो एक बड़ा सेंटीमेंट जो है वो परिवर्तन का है। दूसरी बात अगर आप देखें, जो आप देख रहे थे कि जैसे ही आप मुस्लिम बहुतायत इलाके में जाते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, वो कह रहा है कि दीदी चाहिए। और वही चीज आप दूसरी तरफ महिला, तो ये जेंडर है, ये कोई महत्व नहीं रख रहा है इस बार, एज बहुत ज्यादा नहीं रख रहा है। सबसे बड़ा चीज है, आप देखें कि यहाँ पे रिलीजियस एक जो आइडेंटिफिकेशन है कि कोई मुस्लिम इलाके में जाए तो भले ही वो तृणमूल से बहुत खुश न हो नीति के तौर पर, लेकिन वो चाहता है टीएमसी आए, और वही आप हिंदू में जाए तो वो चाहता है बीजेपी है। हिंदू वर्ग में एक खासियत, चूंकि पहले चरण के मतदान में देखें जहां पे दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये वो लोग हैं जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, जब बेरोजगारी बढ़ती है, जब बहुत सारी वेलफेयर स्कीम तो है लेकिन हर स्कीम में बहुत ज्यादा घाटा है, बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा लूट है, बहुत ज्यादा पार्टीजनशिप है, तो उसमें क्या है, ये लोग हाशिए पे चले जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे जितना ज्यादा निचला तबका हिंदू बंगाली वर्ग का है, उतना ज्यादा बीजेपी की तरफ झुकाव ज्यादा है। आपकी बात से आज जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश में मंदिर में गए हैं, वो जिस समुदाय से जुड़ा हुआ है, उसका एक बड़ा वोटर वर्ग है पश्चिम बंगाल में, उससे जुड़े क्या एनालिसिस है सज्जन की, वो हम उनसे पूछेंगे। लेकिन मनीष भट्टाचार्य ने ईस्ट मिदनापुर में वोटर्स से ये पूछा कि वोटिंग के दौरान उनके मन में क्या चल रहा था, तो एक और इलाके से जरा मनीष की रिपोर्ट देखते हैं। हिंसा का दौर भी शुरू हो गया है यहाँ पर, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से कि क्या लग रहा है इस बार, दीदी है या दादा? दादा आएगा जरूर। टीएमसी 10 साल में कुछ नहीं किया, आदमी के ऊपर जितना भी अत्याचार हो सकता है वो लोग सब कुछ किया। किस लिए वो लोग वोट मांग रहे हैं? आप देखिए, इस लड़के को देखिए, इसका दोस्त क्या था, कसूर क्या था इसका? वो तो देखने गया था, सुमेंदु जी आया था, उसका साथ गया था, उसका होके नहीं गया था। कोई राजनीतिक लोग नहीं है, इसको किस लिए मारा गया? हिंदू मुसलमान हो रहा है? नहीं, यहाँ कोई मुस्लिम नहीं रहता, यहाँ हिंदू लोग रहता है। यहाँ का जो टीएमसी का जो लीड करता है, जो प्रधान है, वो सबका ऊपर अत्याचार चला रहा है। अत्याचार हो रहा है ममता सरकार में अत्याचार हो रहा है क्या? ममता सरकार का बात कर रहा है। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार किसका यहाँ पे पलड़ा भारी है, दीदी या दादा? यहाँ पे दादा है, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी। हाँ, दीदी नहीं, दादा आएगा। किसका पलड़ा भारी? मोदी जी आएगा, मोदी जी है। ठीक है, क्या इस तरीके का जो हिंसा हो रहा है इससे कुछ वोटिंग पे असर आ रहा है क्या? हाँ, हिंसा से वोटिंग से कुछ असर आ रहा है, बहुत असर आ रहा है। लेकिन हमारा जो लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है, वो तो निर्दल, वो तो किसी दल का ही नहीं है, वो तो बिजनेस करता है। किसने मारा पीटा हो, आपको क्या लगा? टीएमसी का नेता प्रधान मारा है, राम गोविंद का लोग आदमी मारा है, टीएमसी का आदमी मारा है। अच्छा, ये तो इसे कोई पार्टी, कोई समर्थक नहीं रहा, लेकिन इसको मारने के लिए क्या बात था? ये तो आम आदमी है। ठीक है। तो इस झगड़े फसाद से असर पड़ेगा क्या लग रहा है? दीदी का ही अभी भी पल्ला भारी है या दादा है? यहाँ पर क्या माहौल? दादा आएगा। दादा क्यों आएगा? दादा आएगा ना, वो अच्छा काम के लिए, अच्छा काम किया। क्या लग रहा है सर, दीदी या दादा? दादा चाहिए हम लोग को। दादा चाहिए। हाँ,
दादा अच्छा है हम लोग का। दादा अच्छा है। हाँ। क्यों क्यों क्या? दीदी जो काम के लिए पैसा देता है, उधर लोग छोटा बड़ा नेता सब खा लेता है। जो जिसको चाहिए वो उसको नहीं मिलता है, जिसको नहीं चाहिए उसको मिलता है। माँ जी ये बताइए इस बार दीदी जीतेगी दादा? दीदी आसबे दादा आसबे के? दादा 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 क्या नो दीदी थे कि रह गया अच्छा तुम्हारा? ना ना ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए दीदी या दादा? दादा 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 ही आ जाए। ठीक है, तो इस बार बंगाल के चुनाव में पलड़ा किसका भारी है ये तो कह पाना अभी फिलहाल मुश्किल है। तो ईस्ट मिदनापुर के इस इलाके में कम से कम दादा का यानी मोदी का जोर ज्यादा दिखाई दिया। और बंगाल में बम्पर वोटिंग के साथ साथ हिंसा की भी कई जगहों से खबरें आ रही हैं। और ईस्ट मिदनापुर के कांथी में शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी पर हमला हुआ। सौमेंदु ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। वेस्ट मिदनापुर के सालबोनी में लेफ्ट कैंडिडेट पर हमला हुआ। लेफ्ट उम्मीदवार ने भी हमले का आरोप टीएमसी समर्थकों पर ही लगाया है। खेजूरी में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। तो वेस्ट मिदनापुर के निर्मल हृदय आश्रम में टीएमसी समर्थक पुलिस वालों के साथ भिड़े हुए दिखाई दिए। वहीं ईस्ट मिदनापुर के भगवानपुर इलाके में सुरक्षा बलों पर फायरिंग हुई, जिसमें सेंट्रल फोर्स के एक जवान समेत 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। तो हिंसा की वारदातें भी आज कई जगहों से रिकॉर्ड की गई हैं। सज्जन, एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं। ममता बनर्जी का नारा है जय बांग्ला और बीजेपी का नारा है जय श्री राम। और टीएमसी ये कहती है कि बंगाल उन राज्यों में से है हिंदुस्तान के, और आपकी तो इस पर एक्सपर्टीज है, आपने इस पर बहुत काम किया है, कि बंगाल की रीजनल प्राइड जो है वो ये पैन हिंदुत्व जो मूवमेंट बीजेपी देश भर में चला रही है, जिसमें कई राज्य जरूर उनके खाते में है, वो बंगाल में नहीं चलेगा। इसकी क्या हकीकत है? जी देखिए, ये जो पैन हिंदुत्व की बात है, हर स्टेट का अलग मॉडल है। आप असम में जाएं तो हिंदुत्व अलग तरीके से है, उसी तरीके से यूपी का अलग है, महाराष्ट्र और गुजरात का अलग है, साउथ इंडिया कर्नाटका का अलग है। कहने का मतलब ये है कि ये कहना कि बंगाल में हिंदुत्व का मॉडल नहीं है, ये अपने आप में एक अपने पास्ट का डिनाइल है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इतिहास में मतलब ये कि रिलीजियस और कॉम्युनल वो फॉल्ट लाइन रहा है, वो राज्य ही पार्टीशन से बना है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम से बना है। रिफ्यूजी प्रॉब्लम में कॉम्युनल एंगल आता है। हाँ, लेफ्ट के 34 साल में क्या हुआ कि जो एक कॉम्युनल एंगल था, जो हिंदू मुस्लिम के इश्यूज थे, उनको पीछे धकेल दिया गया, वो खत्म नहीं हुआ। तृणमूल ने जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शुरुआत की तो उन्होंने फिर से आइडेंटिटीज, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कास्ट, हिंदू में कास्ट के बेसिस पे उन्होंने अपील किया कि जो राजवंशी हैं, मटुआज हैं, गोरखा के अलग अलग लोग हैं, आदिवासी हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने भत्ता वगैरह देना शुरू किया, जमायते उलेमा बंगाल के लोगों को लाना शुरू किया। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से शुरुआत हुई। अब बीजेपी ने क्या किया, उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को फिर से उन्होंने हिंदुत्व के साथ बड़ी बखूबी जोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि जब पूछा जा रहा है बंगाल में कि आप किसको वोट देंगे, तो बहुत जगह लोग बीजेपी से ज्यादा बोलेंगे दादा या बोलेंगे जय श्री राम। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हिंदुत्व एक रिलीजन और पॉलिटिक्स का ये उस सवाल का जवाब है कि जो यूपी में हुआ वो वैसा बीजेपी के लिए चमत्कार क्या बंगाल में मुमकिन है, जो आज बहुत सारे लोग जिस बात को डिनाई करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि वो अपील जो है शायद दिखाई ना देती हो आमतौर पर सरसरी निगाह में, लेकिन मुमकिन है कि वो बंगाल में हो। बंगाल में लेकिन ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें हिंसा नहीं हुई, और आज भी मतदान के दौरान कई जगहों पर हिंसा दिखाई दी। कहां कहां हंगामा हुआ, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।